बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड नहीं भाई, अब ज़रा ये भी देख लें। टेंशन नहीं लें, वो भी चलेगा, ठीक है। बीबीए सेकंड सेमेस्टर, सिंध यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके असाइनमेंट्स, करंट असाइनमेंट जो मंडे को आपको सबमिट कराना है। पहला असाइनमेंट जो हम कर रहे थे ये उसी का पार्ट 2 है। अभी 2 असाइनमेंट और रहते हैं, मुझे पता है, मिले हुए, ठीक है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो लाजमी देख लें, क्योंकि ये कंटिन्यूटी चल रही है। ऊपर देखें, लिंक शो हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर प्लेलिस्ट में चले जाएं, इसी स्क्रीन के नीचे आप देखें लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट आ जाएंगी सारी की सारी। वहाँ देखिए स्क्रॉल डाउन करके बीबीए ऑनर्स के नाम से, बीबीए सिंध यूनिवर्सिटी के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वहाँ पर पिछला पार्ट पड़ा हुआ है। ये अब पार्ट 2 बन रहा है फर्स्ट असाइनमेंट का, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे हम ये टी अकाउंट बना रहे थे, ठीक है। हमने कौन कौन से टी अकाउंट बना लिए? कैश का टी अकाउंट बना लिया था, और जो है हमने कैपिटल का टी अकाउंट बना लिया था, फर्नीचर का टी अकाउंट बना लिया था, ठीक है। अब जो है वो चलते हैं हम किसकी तरफ? अगला टी अकाउंट। मैंने आपको बताया कि भाई ये टिक वाक का काम है, सारा का सारा टिक लगाना, इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। जर्नल एंट्रीज से वहाँ टिक जो आप लगाएंगे, मेन चीज़ वही है। उसमें अगर आपने लगाने में गड़बड़ कर दी, बिल्कुल तरतीब से चलते हुए आइए, कोई टेंशन आपको नहीं होगी। हर चीज़ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज में होगी, वे में होगी। तो पहले हमने कैश पे टिक लगाया, फिर हमने हामिद कैपिटल पे टिक लगाया, फिर हमने ऑफिस फर्नीचर पे टिक लगाया। अब आप देखिए अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल जो है, यहाँ हेडिंग डाल दीजिए अकाउंट पेएबल, ठीक है। और ये बन गया जो आपके सर बोल रहे हैं 4 कॉलम बन गए, ये 4 कॉलम, ठीक है। यहाँ पर आ गया अकाउंट टाइटल, यहाँ पर आ गया डेबिट, यहाँ पर आ गया क्रेडिट, यहाँ पर आ गया बैलेंस, ठीक है। ये वीडियो तो आपको सुबह ही मिलेगी, क्योंकि इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है। ये वीडियो बन के अपलोड होगी सुबह, जो है पब्लिश भी मैं कल ही करूँगा। अभी रात में तो कोई फ़ायदा नहीं है। पार्ट 2 है इसका, पार्ट 2 है। तो अकाउंट पेएबल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट पेएबल 2 तारीख में क्रेडिट हुआ है 24,000 रुपये। तो यहाँ लिखिए 24,000 रुपये, और इसका बैलेंस भी 24,000 रुपये आएगा। अब देखिए नीचे, और अकाउंट पेएबल कहाँ नज़र आ रहा है? उसी के नीचे 4 तारीख को फिर आपको अकाउंट पेएबल नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो अकाउंट पेएबल है, पहले इसको मुकम्मल कर लेते हैं। अकाउंट पेएबल क्रेडिट हुआ है 24,000 रुपये, तो डेबिट भी कुछ हुआ होगा। तो इसी में देखें, इसके ऊपर आपको ऑफिस फर्नीचर नज़र आ रहा है, तो यहाँ फर्नीचर लिख दें, ये आपका डेबिट हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद 4 तारीख आ जाती है, 4 तारीख आ जाती है। इसमें भी अकाउंट पेएबल आपको नज़र आ रहा है, क्रेडिट हुआ है कितना? 20,000 रुपये क्रेडिट कर दीजिए, और 24 और 20 कितने हो गए? 44,000 रुपये, 44,000, ठीक है। अकाउंट, अगर अकाउंट पेएबल क्रेडिट हुआ है तो डेबिट क्या हुआ है? इसी के ऊपर देखें आप, मर्चेंडाइज, ये डेबिट हुआ है मर्चेंडाइज का अकाउंट। लेकिन यहाँ पर अकाउंट पेएबल अकाउंट रिसीवेबल में, यहाँ पर ब्रैकेट में आप छोटा सा लिख दें कि ये अहमद वाला मामला हुआ था, याद दहानी के लिए, ठीक है भाई। ये आप आगे चलें आप। उसके बाद अकाउंट पेएबल और देखें, जनरल में कहीं नज़र आ रहा है आपको अकाउंट पेएबल? एहतियात से देखना है, कोई चीज़ मिस नहीं कर देनी, ठीक है। अकाउंट पेएबल फिर आपको 20 तारीख में नज़र आएगा। अकाउंट पेएबल डेबिट हुआ है, अकाउंट पेएबल को डेबिट कर दें 16,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ फिर बैलेंस निकलेगा कितना? अकाउंट पेएबल 44,000 में से 16,000 रुपये जब जाएंगे तो आपके पास अकाउंट पेएबल जो है इसका बैलेंस निकलेगा 28,000 रुपये, 28,000, ठीक है भाई। क्रेडिट वाली एंट्री को जमा करेंगे, डेबिट वाली एंट्री को माइनस करेंगे, तो 44,000 में 16,000 माइनस किए, ये बैलेंस आ गया आपके सामने, आपके अकाउंट पेएबल का बैलेंस। और डेबिट क्या हुआ है?
ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ है, तो क्रेडिट क्या हुआ है? क्रेडिट आपका कैश हुआ है। ब्रैकेट में लिख दें ये किसका मामला है? ये वही अहमद वाला मामला है। अगर आप देखें तो अहमद को से मर्चेंडाइज़ 20,000 रुपये की ख़रीदी थी, उसको 16,000 रुपये पे कर दिए। ठीक है, कौन सी तारीख को ये मामला हुआ है? 20 तारीख को। आगे चलते हैं, और कुछ है अकाउंट पेबल की? कोई और एंट्री ढूंढ लें, कहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। ये आ गया बैलेंस इसका अकाउंट पेबल का। ये बैलेंसेस जो है ना, वो मेरे पास जगह नहीं है। देखें, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, वरना ये कैश का मैंने बैलेंस लिख लिया था 1,07,500। ठीक है, तो जो भी अकाउंट आप बना रहे हैं उसका बैलेंस जो है वो साथ साथ लिस्ट बना के नोट करते रहें, ये आगे काम आएगा। या भले ना भी बनाएं, मुझे तो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ साइड में, चलें आखिर में देख लूँगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया, अकाउंट पेएबल भी हो गया। अब वही टिक वाला मामला है, बार बार समझा रहा हूँ, उसमें गड़बड़ नहीं करनी। टिक जो है बहुत एहतियात से लगाना है। जर्नल एंट्रीज से पोस्टिंग करते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। दोबारा जर्नल खोल लें। जर्नल कैश वाला मामला हो गया, हामिद कैपिटल हो गया, फर्नीचर हो गया, अकाउंट पेएबल। अब इसके नीचे देखें मर्चेंडाइज़। अब यहाँ पर आ जाएगा मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री लिखा जाता है, कहीं कहीं इन्वेंट्री लिखा जाता है, कहीं परचेजेस लिखा जाता है। ये मर्चेंडाइज़ की आपको पहली एंट्री नज़र आ गई। मर्चेंडाइज़ पे टिक लगा दें। यहाँ पर मर्चेंडाइज़ 20,000 डेबिट हुई हुई है, तो आप जो है 20,000 रुपये यहाँ पर डेबिट कर दें। अकाउंट बैलेंस भी 20,000 रुपये आ जाएगा, 20,000। मर्चेंडाइज़ डेबिट हुई है, तो क्रेडिट क्या हुआ है? अकाउंट पेएबल। इसकी डिटेल नीचे लिखी हुई है, देखें एक्सप्लेनेशन में, ब्रैकेट में अहमद कर दें इसको। अहमद किस डेट की है? ये 4 तारीख की। ठीक है भाई, और मर्चेंडाइज़ की एंट्री देखें, और कहीं नज़र आ रही है? एक्सपेंस, कैश, सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स, फिर मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री 16 तारीख को फिर डेबिट हुई है 15,000 फिर डेबिट हुई है। अब ये 15,000 और ये 20,000, ये कितने हो गए? 35,000, 35,000, 35,000 आपका बैलेंस मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री का हो गया। 16,000 को अगर मर्चेंडाइज़ डेबिट हुई है 15,000 रुपये, तो क्रेडिट क्या हुआ है? कैश हुआ है। ठीक है भाई, ये 16 तारीख आ गई। और देखें मर्चेंडाइज़ की कोई एंट्री मौजूद है? नहीं, मर्चेंडाइज़ की कोई एंट्री मौजूद नहीं है। यही आपका इसका बैलेंस आ जाएगा, 35,000 रुपये। ठीक है भाई, अगला अकाउंट देखते हैं। दोबारा जर्नल खोल लें। मैंने कहा था बच्चों को कि ये अगला स्टेप आप कर लीजिएगा, मैंने इसीलिए छुड़वा दिया था। अब जिन्होंने कर लिया है वो साथ साथ चेक कर लें, कमेंट में भी बताएं कि वाकई उनका सही जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर इसके स्टेप नंबर 3 ट्रायल बैलेंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, जर्नल खोल लें, अपने टिक चेक करें। आप कहाँ तक टिक लगाया था? आपने मर्चेंडाइज़ पर टिक लगाया था, और उसके नीचे अकाउंट पेएबल लिखा हुआ होगा। देखें, टॉप टू बॉटम में देखता हुआ आ रहा हूँ, तो जैसे ही मैं देख रहा हूँ मर्चेंडाइज़ के ऊपर मैंने टिक लगाया हुआ है, उसके नीचे अकाउंट पेएबल है, उस पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। अब मुझे उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ये टिक मुझे यही बता रहा है कि इसकी एंट्री हो चुकी है, इसको छोड़ें। अब नीचे आ जाएं, फिर आ जाता है आपका एक्सपेंस, ये रेंट वाला है, तो यहाँ एक्सपेंस का अकाउंट खुल जाएगा। एक्सपेंस, ठीक है भाई, तो एक्सपेंस कितना हुआ है आपका? 18,000 रुपये डेबिट हुआ है, और यही आपका बैलेंस भी आ गया 18,000 रुपये। ठीक है भाई, और क्रेडिट क्या हुआ है? एक्सपेंस डेबिट हुआ है 18,000 रुपये, तो क्रेडिट क्या हुआ है? कैश हुआ है। ब्रैकेट में लिख दें, ये किस मामले में एक्सपेंस हुआ था आपका? ये रेंट की मद में हुआ था, रेंट की मद में ये हुआ था। किस तारीख को ये हुआ था? 6 तारीख को। ठीक है भाई, अब एहतियात से नीचे देखें, एक्सपेंस के नीचे क्या है? अब एक्सपेंस को ढूंढें आप, अब एक्सपेंस को ढूंढें, और कहाँ पूरे जर्नल में आपको एक्सपेंस नज़र आ रहा है? आराम से नीचे हैं, कैश, सेल, अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स, मर्चेंडाइज, कैश, अकाउंट पेएबल, कैश, विथड्रॉवल, कैश, एक्सपेंस। 31 तारीख का, 31 का आपको एक और एक्सपेंस मिल रहा है, 3,000 रुपये डेबिट हुआ है। इसको पहले लाइन लगा दें।
3,000 रुपये डेबिट हुआ हुआ। एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही होगा। टोटल क्या निकलेगा इसका? 21,000। अगर यहाँ पर एक्सपेंस डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी कुछ हुआ होगा, कैश क्रेडिट हुआ है। किस मद में हुआ है? ब्रैकेट में आगे लिख दें टैक्सेस। किस डेट में हुआ है ये हुआ है 31। ठीक है भाई, एक्सपेंस वाला मामला निमट गया। दोबारा जर्नल पे आ जाइए। एक्सपेंस को आपने निपटा दिया। एक्सपेंस के नीचे देखें 6 तारीख में ही आपको कैश लगा हुआ है, कैश लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उस पर टिक भी लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। जी, ये टिक का ये फ़ायदा है कि इसकी एंट्री हो चुकी। इसके नीचे आए 9 तारीख पे कैश लिखा हुआ है, टिक लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। उसके नीचे लिखा हुआ है सेल्स, इस पर टिक नहीं लगा हुआ होगा। सेल्स का अकाउंट अब हम खोलेंगे। अब सेल का नंबर है, अब सेल्स का नंबर है, सेल्स का अकाउंट खोल लें। ये रेवेन्यू का अकाउंट है आपका। ठीक है, ये ठीक है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स जो है आपकी क्रेडिट हुई है 14,000 रुपये की, 14,000। बैलेंस भी 14,000 आ गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब सेल्स को ढूंढें और नीचे देखें 9 तारीख के बाद 10 तारीख 14 तारीख सेल्स फिर आपको नज़र आ रही है, क्रेडिट हुई हुई 16,000। लेकिन पहले इसको निपटा दें ज़रा, इस वाली सेल को 9 तारीख की। ये कौन सी तारीख को हुई थी? 9 तारीख को हुई थी। सेल क्रेडिट हुई थी तो डेबिट क्या हुआ था? कैश हुआ था। ठीक है भाई, इसमें मज़ीद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो कैश का मामला है, उधार का मामला है ही नहीं। फिर 14 तारीख जो है इसको सेल दोबारा हुई थी लेकिन ये उधार पे हुई थी, इसको लिखना ज़रूरी है। लेकिन पहले सेल को देख लें कितनी, 16,000 रुपये। 14,000 और 16,000 ये हो गए आपके 30,000। 30,000 का बैलेंस आपका आ गया। तो डेबिट क्या हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल में नाम बताना ज़रूरी है भाई, किससे आपने पैसे वसूल करने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनीस ट्रेडर्स। अनीस ट्रेडर्स। अभी तो आपका स्टार्ट है ना, अभी तो आप अकाउंटिंग की ABCD कर रहे हैं, इसीलिए एक ही जगह पे आ रहा है। आगे जब पढ़ते जाएंगे इन सब के अलग अलग अकाउंट खुलेंगे जी। ठीक है भाई। और देख लें सेल का कोई और अकाउंट है, मर्चेंडाइज, कैश। और देख लें सेल का कोई और अकाउंट है, अकाउंट पेएबल, कैश विड्रॉवल, कैश एक्सपेंस, कैश। नहीं, सेल का कोई भी अकाउंट नहीं है। सेल का बैलेंस आपका कितना निकला है? 30,000। नोट कर लीजिए। फिर दोबारा जर्नल की तरफ आ जाएं। ठीक है भाई, सेल्स तक पहुंच गए थे, 9 तारीख सेल तक पहुंच गए थे। अब नीचे 14 तारीख देखें, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, इसका अकाउंट आपने नहीं खोला, टिक नहीं लगा हुआ। अब इसका अकाउंट खुलेगा, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है भाई, इस पर पहले तो टिक लगाएं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है 16,000 रुपये, आप डेबिट कर दीजिए। बैलेंस भी कितना निकलेगा? 16,000 रुपये डेबिट कर दें। अगर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है 14 तारीख को तो क्रेडिट भी कुछ हुआ है, वो हुआ है सेल्स। अकाउंट रिसीवेबल का नाम आ जाए तो ब्रैकेट में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। ये अनीस ट्रेडर्स है, यहाँ पर भी अनीस ट्रेडर्स आ जाएगा। अनीस ट्रेडर्स। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सब डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर कि आपका टीचर आपसे क्या चाहता है। हो सकता है कि वो ये बोले कि भाई यहाँ पर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दो, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो थोड़ी बहुत एडिटिंग वाली वो मामले वो करवा सकता है, तो उससे परेशान मत होइएगा। हर टीचर का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। ठीक है, तो ये हो गया अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री देख लें, कहीं और नज़र आ रही है आपको? ठीक है, नीचे अकाउंट रिसीवेबल कहीं है, अकाउंट पेएबल, विड्रॉवल, एक्सपेंस नहीं। अकाउंट रिसीवेबल की हमारे पास एक ही एंट्री है, ये 16,000 वाली, तो यही इसका बैलेंस है। ठीक है भाई, 16,000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल। मिटा देते हैं इसको। अब मेन चीज़ आपके जर्नल के ऊपर ये जो टिक लगा रहे हैं ना, आप बार बार कह रहा हूँ, ये है अकाउंट रिसीवेबल के नीचे सेल्स लिखा हुआ है
14 तारीख को ही आप देखें, आपने टिक पहले ही लगाया हुआ, इसका मतलब इसकी एंट्री हो चुकी। फिर नीचे आ जाएं, मर्चेंडाइज है 16 तारीख, उस पर भी टिक लगा हुआ है, मतलब इसकी भी एंट्री हो गई। उसके नीचे कैश है, उस पर भी देखें टिक लगा हुआ होगा, इसकी भी एंट्री आप पहले ही कर चुके हैं। जो बच्चे प्रॉपर तरीके से टिक लगा रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल बेगम हो जाएं कि उनकी कोई मिस्टेक होगी। जो टिक लगाने को अहमियत नहीं दे रहे, तो एक दफ़ा अगर ट्रायल बैलेंस गड़बड़ कर गया तो आपके दिमाग के फ्यूज़ उड़ जाएंगे। फिर पहले ही बता रहा हूँ। फिर 20 तारीख पे आ जाएं, अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल को हम कर चुके ऑलरेडी, टिक लगा हुआ होगा, देख लें। कैश उसके नीचे है 20 तारीख में, उसके पे टिक लगा हुआ होगा, ये भी हम कर चुके पहले ही। विथड्रॉवल इसको हमने नहीं किया, तो ये आ जाएगा आपके पास विथड्रॉवल। विथड्रॉवल जो है वो नाम के साथ आता है, मालिक के नाम के साथ। जैसे कैपिटल आता है मालिक के नाम के साथ, विथड्रॉवल भी मालिक के नाम के साथ आएगा। ये हामिद्स विथड्रॉवल कहलाया जाएगा। बहरहाल इसकी एंट्री दे देते हैं। विथड्रॉवल हमारे पास, पहले इसको टिक लगाएं, पहले इसको एहतियात से टिक लगाएं। 4500 ये डेबिट हुआ है, 4500 डेबिट हुआ है, इसका बैलेंस 4500 ही निकलेगा। तो क्रेडिट क्या हुआ है? कैश क्रेडिट हुआ है। कैश क्रेडिट हुआ है किस तारीख को? 25 तारीख को। ठीक है भाई। विथड्रॉवल की कोई और एंट्री है? नहीं, कोई और एंट्री नहीं है, यही बैलेंस है विथड्रॉवल का। ठीक है भाई। उसके बाद अब विथड्रॉवल से नीचे चेक करें, कैश 25 तारीख को ही देखें, कैश लिखा होगा, उस पर टिक लगा हुआ होगा, उसकी एंट्री हो चुकी। उसके नीचे 31 तारीख को एक्सपेंस देखें, उस पर भी टिक लगा हुआ होगा पहले से ही, मतलब उसकी भी एंट्री हो चुकी। और उसके नीचे कैश जो है उसके ऊपर भी टिक लगा हुआ होगा, मतलब उसकी भी एंट्री हो चुकी। सारी एंट्रीज़ आपकी हो गई, मतलब सारी पोस्टिंग आपने कर दी इन अकाउंट्स के अंदर। इन 4 कॉलम्स वाले ये सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है, आपके पास बैलेंस है। अब करना क्या है? अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चलेंगे। स्टेप नंबर 3 ये अकाउंटिंग साइकिल का के स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 जो है वो जर्नल का होता है। स्टेप नंबर 2 जो है वो लेजर का होता है, जिसमें अकाउंट होते हैं, जिसमें आप पोस्टिंग करते हैं। स्टेप नंबर 3 जो है वो ट्रायल बैलेंस का होता है। स्टेप नंबर 4 आपका इनकम स्टेटमेंट का होता है। स्टेप नंबर 5 आपका बैलेंस शीट का होता है। और उसके बाद भी 6, 7, 8 स्टेप्स हैं ये, लेकिन बुनियादी ये 5 ही हैं। ठीक है भाई। तो अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 जो है, इसमें आपको ज़रूरत है इन सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस की। मेरा जुमला ज़रा आप दोबारा सुन लीजिए। मैंने क्या है, स्टेप नंबर 3 जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस है, इसमें आपको ज़रूरत है स्टेप नंबर 2 में जितने आपने अकाउंट खोले थे, उनके जो बैलेंसेस निकले थे, उनकी ज़रूरत है आपको। वो एज़ इट इज़ आप यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर पहले इसके कॉलम बना लेते हैं, 1, 2 और ये तीसरा। ठीक है भाई। यहाँ पर आएगा अकाउंट टाइटल, यहाँ पर आएगा डेबिट, यहाँ पर आएगा क्रेडिट। आप चाहें तो इसके साथ एक और कॉलम बना लें, लेकिन होता नहीं है। इन द लास्ट हम ये काम करते हैं। इसी पेज पे मुझे ये सब करना है, थोड़ा मिला के लिखूँगा। अब ये कैसे होगा? अब देखें, पहला आपका कैश का अकाउंट है। मेरी नसीहत आपको ये है कि आप जो है एसेट्स के जितने भी अकाउंट हैं, पहले उनको लिख लें और उनके बैलेंसेस को यहाँ ले आइए। एसेट्स के जितने अकाउंट हैं उनको लिखिए, उनको यहाँ ले आइए। नंबर 2, फिर आप एक्सपेंस के जितने अकाउंट हैं उसको लिखिए, उनके बैलेंसेस ले आइए। नंबर 3, विथड्रॉवल के जितने अकाउंट हैं उसको ले आइए, यहाँ पर उनके बैलेंसेस लिख दीजिए। फिर आप जाइए लायबिलिटी के बैलेंसेस की तरफ, फिर आप जाइए कैपिटल के बैलेंसेस की तरफ। समझ में आ गई बात? नोट कर लें ये जो मैंने तरतीब बताई है। तो पहले एसेट्स वाले अगर मैं उठाऊँ तो कैश है हमारे पास। कैश का जो है हमारे पास डेबिट का बैलेंस निकला था, याद है आपको, 1,07,500। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा एसेट है वो देखें फर्नीचर है। फर्नीचर को ले आते हैं यहाँ पे। फर्नीचर कितना बैलेंस था उसका? 24,000। उसके बाद फिर हमारे पास तीसरा जो एसेट है वो मर्चेंडाइज है।
मर्चेंडाइज कितना निकला है उसका बैलेंस मर्चेंडाइज का 35,000, यहाँ लिख लीजिए 35,000। फिर आप ले आइए और कोई एसेट आपका पड़ा है यहाँ पे, एक्सपेंस सेल्स नहीं, अकाउंट रिसीवेबल ये भी आपका एसेट है, इसका भी बैलेंस यहाँ ले आइए, अकाउंट रिसीवेबल इसका बैलेंस ले आइए, इसका भी डेबिट का बैलेंस है 30,000 का, 30,000 का अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है। ठीक है भाई, और सॉरी यार, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 16,000 का, 16,000 का, 16,000 का। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद और कुछ हमारे पास एसेट है नहीं, हमारे पास यही एसेट है, कैश है, फर्नीचर है, मर्चेंडाइज है और अकाउंट रिसीवेबल है। अब एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। यहाँ पर तो फ़िलहाल बार बार कह रहा हूँ एक्सपेंस का एक ही अकाउंट है, आगे चलेंगे तो फिर एक्सपेंस के 2 3 4 अकाउंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस का अकाउंट देखें कौन सा है यहाँ पर हमारे पास, सिर्फ एक्सपेंसेस के नाम से है, आपको नज़र आ रहा होगा, और 21,000 रुपये उसका डेबिट का बैलेंस नज़र आ रहा होगा, 21,000 रुपये। ठीक है भाई, अब ले आइए विथड्रॉवल। यहाँ पर विथड्रॉवल का एक ही अकाउंट है, विथड्रॉवल का एक ही अकाउंट है और उसका बैलेंस कितना है, 4,500 रुपये। ठीक है भाई, अब आ जाइए लाइबिलिटी की तरफ। मेरे ख्याल में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा। अब चलते हैं अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी, अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी, इसका जो बैलेंस निकला था वो 28,000 निकला था, 28,000। ठीक है भाई, उसके बाद सेल्स जो हैं, अब रेवेन्यू की बात करते हैं, तो सेल्स जो है इसका बैलेंस निकला था हमारे पास सेल्स का 30,000, 30,000। चेक कर लें आप अपने रजिस्टर में चेक कर लें, जो जो भी आपने अकाउंट्स खोले हैं उनके बैलेंसेस चेक कर लें, ये सब वही हैं। और फाइनली अब कैपिटल आ जाएगा यहाँ पर, कैपिटल इसका कितना है, 1,50,000, 1,50,000। अब इनका टोटल निकाल लेते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आपका दिल जो है वो धड़क रहा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका पता लग जाएगा कि जर्नल स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 लेजर, जहाँ आपने अकाउंट खोले थे, जहाँ आपने पोस्टिंग की थी, आपने कहीं भी कोई गड़बड़ की होगी यहाँ पता लग जाएगा अभी। तो इसका साइड का टोटल कर लें, कमेंट में ज़रूर बताएं। 28,000 पहले, उसके बाद फिर क्या है 30,000, उसके बाद क्या है हमारे पास 1,50,000, 2,08,000 बन रहा है यहाँ, 2,08,000 ये बन रहा है। अब इसका भी चेक कर लें, यहाँ पर भी अगर 2,08,000 आ जाता है तो मुबारक हो आपको, अगर आपका आ गया है तो, नहीं आया तो भाई फिर ढूंढिए रजिस्टर के अंदर, जर्नल में कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है। कोई डेबिट की एंट्री आपने क्रेडिट में कर दी है, कोई क्रेडिट की एंट्री या तो आपने डेबिट में कर दी है। 16,000 लिखने होंगे तो कहीं आपने 15,000 लिख दिए हैं, कहीं आपने प्लस माइनस में गलती कर दी है, कुछ ना कुछ मामला हुआ है। बहरहाल 1,07,500 प्लस 24,000 प्लस 35,000 प्लस 16,000 प्लस 21,000 और प्लस 4,500। मुबारक हो भाई, मेरा तो सही निकल आया, 2,08,000। ठीक है भाई, 2,08,000। यहाँ 2 लकीरें बना देते हैं आखिर में हम, 2 लकीरें जो हम नीचे आखिर में बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि क्लोज़ हो गया मामला, हमने टोटल निकाल लिया। ठीक है भाई, तो आपके मंडे को जमा कराने वाले 3 असाइनमेंट में से मैं एक तो निपटा चुका 2 वीडियोज़ में। अब मुझे सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स को भी देखना है और पाकिस्तानी स्टडी को भी देखना है और मैट्रिक की केमिस्ट्री को भी देखना है। ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स वाले, जो न्यू बुक आई है बिल्कुल,
उनके लिए टेंशन हो जाएगी, इसीलिए उनके लिए गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि उनके लिए तो कहीं भी कोई अभी वीडियोस बन ही नहीं रही, ना कोई कहीं मटेरियल है, बड़ा मामला है। ठीक है भाई, लेकिन बहरहाल करते हैं जितना कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।